CH-41 उड़ान मंत्र। दैत्य ने दहाड़ लगाई और वह इतना शक्तिशाली था कि उसने जमीन को नष्ट कर दिया। यदि आप इतना शोर करते हैं तो मेरे चुप रहने का क्या अर्थ होगा? जैसे ही उसने धीमी आवाज में ये बुदबुदाया, मानव ने भाले को ऊपर कर दिया। ओग्रेस दानव ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके माथे से बर्फ का भाला चिपका हुआ था। मानव ने बर्फ के भाले को इस तरह से ठोका था जैसे कि वह एक कील हो, इसे लगातार प्रत्येक भाले के साथ गहरा भेज रहा था। ओग्रेस दानव का शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे वो कांपने लगा। जैसे ही उसने शरीर को देखा, मानव बड़बड़ाने के अलावा मदद नहीं कर सका। ये बुरा नहीं था। उस समय की लड़ाई उसके लिए खुद को एडजस्ट करने में काफी मददगार रही थी। अकादमी में छात्रों से लड़ना इसकी तुलना कभी नहीं कर सकता था। निर्मल बाबा के भाड़े के सैनिकों से लड़ने की तुलना में यह एक लड़ाई उसके लिए बहुत अधिक फायदेमंद थी। यह वही चीज है जो मैं चाहता हूं। ये कुछ ऐसा था जिसमें वह डूब सकता था। मानव की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा उतनी उबाऊ नहीं होगी जितनी उसने सोचा था। शानदार। मानव एक बड़े शिलाखंड पर बैठ गया और आसपास के सबसे बड़े पर्वत पर अपनी स्थिति से नीचे देखा। वो अन्य पहाड़ों को देख सकता था। गुवाहाटी शहर की इमारतें जो आकाश में चिपकी हुई कीलों की तरह दिखती थीं, एक बड़ी बहती नदी और एक विशाल घास का मैदान, सभी एक ही बार में। ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने के लिए उन्हें जिस प्रक्रिया की जरूरत थी, वह अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। उसने अपने कवच को नीचे देखा। कवच फटा हुआ था और उसकी समग्र उपस्थिति बल्कि गड़बड़ थी। उसके पास कोई उपचार मंत्र नहीं था, इसलिए वह घावों में ढका हुआ था। सोनिया को अगर पहले वे भिखारी लगते थे, तो अब ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ते से युद्ध के मैदान में है। ड्रेक माउंटेन पर रहने वाले राक्षसों की ताकत उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। पहाड़ों के मध्य स्तरों में प्रवेश करने के बाद उन्हें जो ड्रेक मिले थे, वे उनके खून को ठंडा करने के लिए काफी मजबूत थे। खासकर वह आदमी, एक विशाल ड्रेक जिसे वह केवल एक बार देखने में कामयाब रहा था। इसमें एक ड्रैगन का शरीर था, पूरी तरह से तराजू के साथ जो स्टील से सख्त दिखता था, और एक गर्जना जिसने पूरी पर्वत श्रृंखला को हिला दिया था। मानव मोटे तौर पर यह बताने में सक्षम थे कि एक प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत है, बस उन्हें देखकर। यह उम्र के साथ विकसित एक कौशल था, और उस हुनर ने उसे एक बात बता दी, वह इसे हरा नहीं सका। ये राजा है। शायद पूरी पर्वत श्रृंखला उसका क्षेत्र थी। यह एक राक्षस भगवान था। मानव ने उस आदमी से बचना सुनिश्चित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कोई दुश्मन नहीं था जिसे वह हरा सकता था, भले ही उसने चाल का सहारा लेने की कोशिश की हो। उसी समय मानव ने अपनी इंद्रियों और नियंत्रण में महारत हासिल करने के लिए लगन से अभ्यास किया। इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने आखिरकार एक उपलब्धि हासिल की। मैंने आखिरकार मानव के शरीर को अपना बना लिया। ऐसा समायोजन वास्तविक दुनिया के अनुभव के माध्यम से ही संभव था, जहां दबाव उसे अपनी सीमा से अधिक धक्का दे सकता था। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उन्होंने मानव के शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, बिना थोड़ी सी भी त्रुटि के। हालांकि उसे शिखर तक पहुंचने में 2 सप्ताह और 3 दिन लगे थे, जो उसकी अपेक्षा से अधिक था। यह उनके अभ्यास पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने का परिणाम था। मानव ने महसूस किया कि उसका मन एक बार फिर भरा हुआ है। पहाड़ की चोटी पर हवा पतली थी, लेकिन मन की सघनता अविश्वसनीय रूप से घनी थी। इसके लिए धन्यवाद कि वो अपनी मन की क्षमता को महसूस करने से पहले ही फिर से भरने में सक्षम था। उसने मुड़कर अपने पीछे ज्वालामुखी झील को देखा। चूंकि पहाड़ का आकार कल्पना से परे था, ज्वालामुखी झील अपने चरम पर थी। यह कोई मजाक नहीं था। मानव ने वास्तव में जिस पर ध्यान दिया, वह झील के बीच में द्वीप था। वो उड़ान जादू का उपयोग कर ऊपर उड़ गया। हालांकि वो अभी भी झील से सावधान रहा। यह अजीब नहीं होगा अगर उस संकीर्ण झील में एक राक्षस को पाला हो। जैसे सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ और मानव बिना किसी परेशानी के उतरने में सक्षम था। उसने चारों ओर देखा। द्वीप छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। मानव ने अतीत से विवेक के शब्दों को याद किया। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी जो बादलों में घुस गई, जहां एक खूबसूरत झील होगी, बीच में एक छोटा सा टापू होगा। यह उस आदमी के हर दिन के बारे में सपने देखने के अनुरूप था। मानव ने जमीन की तरफ देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए एकाग्र हो गया। मैं जानता था। उसके होंठ मुस्कान में फैल गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी ने क्या किया, उसे बड़ा करना पसंद था। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इतना छोटा द्वीप उसकी कालकोठरी में फिट हो सके। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, द्वीप के नीचे एक बहुत बड़ा स्थान था। इस द्वीप का एकमात्र प्रवेश द्वार है।
अगर किसी ने किसी दूसरी दिशा से जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो पूरा पहाड़ ढह जाएगा। वो मुश्किल आदमी। मानव ने सोचा कि यह परेशानी भरा है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त में से एक का पता लगाने के लिए उसे खुशी हुई। मानव ने चारों ओर देखा। कालकोठरी का प्रवेश द्वार खोजना इतना कठिन नहीं था। ये द्वीप का सबसे बड़ा पेड़ था, वस्तुतः एक विशाल वृक्ष। पेड़ में एक बड़ा छेद था जो प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। मानव बिना किसी हिचकिचाहट के छेद में चला गया। तथ्य यह है कि वह सीढ़ियों का निर्माण करने के लिए काफी अच्छा था। यह दर्शाता है कि वह कालकोठरी को खोजने का इरादा रखता है। बहुत अंधेरा नहीं था क्योंकि सीढ़ी में हल्की रोशनी थी। कुछ देर चलने के बाद मानव रुक गया और उसके आगे देखने लगा। उसके सामने एक विशाल द्वार था जो जादुई दौड़ में ढका हुआ था। एक त्वरित नज़र के साथ मानव ने पहले ही कुछ चीजों पर ध्यान दिया था। CH-42 कालकोठरी के संरक्षक। मैं इसे जबरदस्ती नहीं खोल सकता। यह एक जादुई तकनीक थी जिसे विवेक ने खुद बनाया था। हो सकता है कि अगर वह आर्यन के शरीर में होता, लेकिन वर्तमान में मानव का शरीर एक पटाखा की तरह फट जाएगा जब उसने कोशिश की। इसका मतलब था कि उसे नियमों का पालन करना था। मानव की निगाह दरवाजे के सामने लगे एक छोटे से संगमरमर पर पड़ी। उसे थोड़ा सा झाड़ने के बाद उसने महसूस किया कि यह किसी तरह का गहना लग रहा था। उस पर अपना हाथ रखते हुए मानव ने अपने मन को मणि में भेजना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद संगमरमर से सफेद धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं अपना रूप लेने लगा। यह एक भूरे बालों वाला, सुनहरी आंखों वाला लड़का बन गया। जल निकासी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसने एक अजीब सफेद वस्त्र पहना हुआ था जो किसी भी धूल से मुक्त था। वह एक अपरिपक्व बच्चे की तरह लग रहा था जो जादूगर होने का नाटक कर रहा था। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं? मानव को एक पल के लिए रोने जैसा लगा। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे उसने खुद महसूस किए जाने से ज्यादा याद किया था। धुएं की आकृति का एक ऐसा चेहरा था जिसे वह इतने वर्षों के बाद भी नहीं भूल पाया था कि वह रसातल में फंस गया था। विवेक। मानव जानता था कि यह केवल एक साधारण भ्रम है, लेकिन वह अपने हृदय में स्पंदन को नहीं रोक सका। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। सबसे पहले मेरे कालकोठरी को खोजने के लिए बधाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। आप एक बूढ़े आदमी, क्या आपको खुद को इतना युवा दिखाना अच्छा लगा? यदि आप इस तरह से आए हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको जादू के अध्ययन में बहुत रुचि है। बधाई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे यहाँ प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि विवेक की कालकोठरी है। तुम कैसे मर गए? वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर भी मानव को खालीपन महसूस हुआ क्योंकि विवेक का आंकड़ा बस वही कह रहा था जो कहने का मतलब था। ये मानव की आवाज का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रही थी। विवेक हंसा और बात करता रहा। बेशक मैं आपको इतनी आसानी से ऐसी जगह पर नहीं जाने दे सकता हूं। मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, यदि आप इसका जवाब दे देते हैं तो आप कालकोठरी में जा सकते हैं। मानव ने अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि उसे लगा जैसे आंसू उसके गालों पर लुढ़क सकते हैं। 4000 साल, यह इतना लंबा समय था। यह एक लंबा समय था जो केवल अकेलेपन और दर्द से भरा था, लेकिन उन्होंने इसे पार कर लिया था। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन अंत में उसे फिर भी एक शरीर मिला। मानव का मानना था कि यह सब करने के बाद वह कुछ भी झेल सकता है, लेकिन यह सच नहीं था। जिस क्षण उसने विवेक का चेहरा देखा, जिस क्षण उसने उसकी आवाज सुनी, उसे अकेलापन महसूस हुआ, जैसे वह एक बार फिर से उस विशाल महासागर में फंस गया हो जिसमें कुछ भी नहीं था। वे सभी जिन्हें वह जानता था अब वे सभी मर चुका है। नहीं, हर कोई मरा नहीं था। एक अभी बाकी था। मानव की आंखों से चिंगारी उड़ती दिख रही थी। यह विडंबनापूर्ण था। उसका पूरा परिवार, दोस्त और वह सभी जिसके साथ उसका अतीत में घनिष्ठ संबंध था, सभी मर चुके थे, और जो अभी भी जीवित था वह एकमात्र दुश्मन था जिससे वह दुनिया की किसी भी चीज से अधिक नफरत करता था। मुझे अपने पैर खींचने से नफरत है, इसलिए मैं तुरंत पूछूंगा। उस समय मानव को लगा जैसे विवेक ने वास्तव में उसके साथ आंख से संपर्क किया हो। विवेक को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? हालांकि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो पहले से अलग थी। बेशक मानव उस सवाल का जवाब जानता था, वह कैसे नहीं कर सकता। जिस चीज से विवेक सबसे ज्यादा नफरत करते थे वह वही चीज थी जिससे वह खुद नफरत करते थे। मानव का चेहरा बर्फीला हो गया। फिर उसने एक शब्द बोला जैसे कि वह चाहता है कि वह इसका अर्थ नष्ट कर सके। यह उनका आजीवन शत्रु था, जिसने उसे रसातल में बंद कर दिया था।
जिसने अपने सभी दोस्तों को मार डाला। डेमिगॉड, यह सही है। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और फिर धुआं गायब हो गया। विशाल दरवाजा फिर धीरे धीरे खुलने लगा। मानव, जो उससे एक कदम दूर था, वहीं खड़ा हो गया और इस घटना को देखता रहा। अंत में कालकोठरी के अंदर का खुलासा हुआ। हालांकि मानव इसके बारे में कम से कम खुश था। दरवाजे के पीछे विशाल कमरा खाली था। वहां दो धातु की आकृतियां खड़ी थीं जो किसी अज्ञात धातु से बनी हुई प्रतीत होती थीं। वे आयरन की प्रतिमाएं थीं, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे हटाया जा सकता था, क्योंकि वे मूल रूप से कालकोठरी के संरक्षक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि मानव भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं थे। मूल रूप से इस कमरे में कुछ शक्तिशाली मंत्र, जादू, अनुसंधान नोट्स या अद्भुत उपकरण होने चाहिए थे। मानव ने सोचा था कि इससे पहले कोई भी इस जगह पर नहीं गया था, लेकिन वह इस तथ्य को भूल गया था कि यह 4000 वर्षों से है। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हें कब ले जाया गया। मानव रुक गया और उसने चुपचाप इधर उधर देखा। ये जगह, क्या यह इतना छोटा था? जब उसने द्वीप से जांच की थी, तो कालकोठरी जो वह देख रहा था, उससे कहीं अधिक बड़ी प्रतीत हुई थी। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसकी निगाह बड़े कमरे के दूसरी तरफ दूसरे दरवाजे की ओर खींची हुई थी। विशाल दरवाजे के दाहिनी ओर, जो बिल्कुल उसी तरह दिखता था जैसे उसने अभी खोला था, एक और संगमरमर था। मानव इस संगमरमर के पास पहुंचा और इसे अपने मन से भर दिया। फिर पहले की तरह एक बार फिर से धूसर बालों वाली आकृति का आकार लेने से पहले धुआं निकला। विवेक फिर से प्रकट हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उनकी उम्र कुछ ज्यादा ही लग रही थी। पहला भ्रम तो लड़के का था, इस बार वह युवक के रूप में दिखाई दिया। फिर दूसरे प्रश्न के लिए CH-43 कालकोठरी का दूसरा दरवाजा। दूसरा सवाल, मैंने इसे ठीक से समझाया नहीं होगा। आप जितना अंदर जाएंगे, उतनी ही बड़ी विरासत आपको मिलेगी। और ध्यान रखें कि आप केवल एक ही आइटम को हटा सकते हैं। विवेक ने वास्तव में उसे कोई जवाब नहीं दिया। बात बस इतनी सी थी कि उनके सवाल का समय इतना सही था कि ऐसा लग रहा था जैसे वे वास्तव में बातचीत कर रहे हों। विवेक ने आयरन गोलम्स की ओर इशारा किया। यदि आप इस नियम को तोड़ने का निर्णय लेते हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। हो सकता है कि मैं आपको माफ कर सकूं, लेकिन वे निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं देंगे। फिर उसने एक उज्ज्वल मुस्कान दी। यदि आप गलत हैं तो आपको तुरंत बाहर भेज दिया जाएगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। उसी क्षण मानव को कुछ घबराहट होने लगी। उसे लगा कि वह विवेक के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या उसे सब कुछ जानने के लिए कहा जा सकता है। हर किसी के पास कुछ ऐसा था जिसे वे शायद प्रकट नहीं करना चाहेंगे। आर्यन के लिए यह वही था जिसे महान जादूगर और विवेक कहा जाता था, जिसे ऋषि के रूप में सम्मानित किया गया था। यह एक बहुत ही यादृच्छिक बयान था। मानव ने असमंजस में अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वह जानता था कि यामिनी और विवेक एक दूसरे को विशेष रूप को पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्या यामिनी के साथ कोई समस्या थी? मानव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वो महिला पहेली शब्द को व्यक्त करती दिख रही थी। वह छिपना पसंद करती थी और वह इसमें भी अच्छी थी। जबकि मानव गंभीरता से विचार कर रहे थे, विवेक ने जारी रखा। जब हम इधर उधर भाग रहे थे और दुनिया को बचा रहे थे, तब उसने परवाह न करने का नाटक किया। शुरुआत में मैं वास्तव में उस चुड़ैल को नापसंद करता था, क्योंकि मैं उसके सोचने के तरीके को नहीं समझ सकता था। महाद्वीप में आग का समुद्र बनने से ठीक पहले क्या उसे वास्तव में प्यार हो गया था? हाँ, ये दिलचस्प था। मानव ने यामिनी को याद करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसी महिला थी जो हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान देती थी। वहां उसके काले बालों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। वह कभी नहीं जानता था कि क्या उसने बहकाने की कोशिश की क्योंकि वह वास्तव में सेक्स की भूखी थी, या अगर यह सिर्फ एक चुड़ैल के रूप में उसका चरित्र था। लेकिन उसका क्या मतलब था कि एक आदमी था जिसे यामिनी पसंद करती थी? उनके दोस्तों के समूह में उनके संबंध होने के बारे में कभी कोई गपशप नहीं हुई। आर्यन, उस पत्थर ने कमीने का नेतृत्व किया। वह अकेला था जो कभी नहीं देख सकता था कि वह उसके साथ खुले तौर पर छेड़खानी कर रही है। उन शब्दों पर मानव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? जैसा मैंने कहा, मैं वास्तव में यामिनी को नापसंद करता था, लेकिन जब मैंने आर्यन का चेहरा देखा, जिसने अपने स्पष्ट स्नेह पर एक भान भी नहीं उठाई, तो मैं भी उस पर पागल हो गया। मुझे यकीन है कि एक स्टोन प्रतिमाएं ने इसे उससे ज्यादा तेजी से देखा होगा। जबकि मानव 4000 वर्षों के बाद भी रहस्योद्घाटन से सदमे में था, विवेक ने आराम के स्वर में बोलना जारी रखा। मेरे मुंह में दर्द है। अगर मैं इस तरह बात करता रहा तो मुझे बुरा लगेगा। तो उस छोटी सी बातचीत के लिए बस इतना ही। वैसे भी यामिनी नाम की इस महिला के बारे में
3 शक्तिशाली राक्षस थे जिनसे उसे अनुबंधित किया गया था। उनमें से एक ऐसी भी थी जिसके हाथ में एक अलग हथियार था और जो अच्छे और बुरे के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती थी। असुर, यह सही है। विशाल दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और धूल उड़ने लगी। एक चमकदार मुस्कान देने के बाद विवेक का फिगर एक बार फिर गायब हो गया। आगे बढ़ने के बजाय मानव एक जटिल अभिव्यक्ति पहनकर झिझकता है। मुझे यह मत बताना कि वह ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा लगा जैसे अपने दोस्त की डायरी में झांक रहा हो। अंदर जाना है या नहीं? मानव गंभीर रूप से परेशान महसूस कर रहा था। अगला कमरा भी बहुत बड़ा था, लेकिन पहले कमरे के विपरीत वह खाली नहीं था। हालांकि केवल एक ही चीज थी जो जादू की वस्तु लगती थी। सदा बर्फ का कंगन। यह एक जादुई उपकरण था जो उपयोगकर्ता को सप्ताह में एक बार 7 स्टार जादूगर बर्फीला तूफान डालने देता था। इसे अद्भुत वस्तु कहा जा सकता है, फिर भी मानव ने बिना दूसरी नज़र के इसे तुरंत पास कर दिया। यह वह नहीं था जो वह चाहता था। मानव एक और दरवाजे के पास पहुंचा। अपने मन में डालने के बाद विवेक फिर से प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान थी और वह कुछ साल का लग रहा था। फिर अगला सवाल। कालकोठरी बहुत लंबी थी। सौभाग्य से ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका मानव उत्तर देने में असमर्थ था। हालांकि ज्यादातर सवाल ऐसी चीजें नहीं थीं जिनके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। वह जानता था कि विवेक अजीब था, लेकिन मानव ने उससे इस तरह अपने कालकोठरी में सवाल करने की उम्मीद नहीं की थी। उनका जादुई ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। जब वे 5वें कमरे में पहुंचे तो विवेक ने फिर से बात की। आप यहां तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह सही था। इस कमरे में विवेक कई जादुई वस्तुएं, मंत्र और शोध पुस्तकें थीं जो बाहर ले जाने पर अत्यंत मूल्यवान होंगी। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट की किताबें और स्क्रॉल भी थे जिनका इस्तेमाल शूरवीरों या जादुई मार्शल कलाकारों द्वारा किया जा सकता था। लावा शूज, फ्लाइंग क्लोक, आयरन प्रतिमाएं का सम्मन स्टोन, मूनलाइट स्वॉर्ड। यहाँ तक कि अगर यह एक जादूगर, भाड़े या शूरवीर था तो वे यहाँ जो चीजें पा सकते थे वे ऐसी चीजें थीं जिनके लिए वे अपनी आत्मा को भी बेच देंगे। हालांकि मानव ने केवल चलना जारी रखा क्योंकि उसने उन पर केवल एक नज़र डाली।